हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी की पेपर होने वाली है, हाल ही में होने वाली है, तो उसको हम कैसे लिखें, यानी कि हम कैसे उसको शानदार तरीका से लिखें जिससे कि हमारी जो कॉपी हो सबसे अलग दिखे और जिससे कि एग्जामिनर को क्या लगे, जो चेकर है उस वो क्या हो, हमारे कॉपी की लिखावट को देखकर प्रभावित होकर हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की कोशिश करे। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा पेपर है, तो इस पेपर को हमें कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, यहाँ पे हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लिखने के लिए हमारी जो कॉपी मिली हुई होगी उसको हम स्केल रख के, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे स्केल रख के और उसको पहले बार तो इधर से हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे और ऐसे ही हम उतना ही जगह उतना ही हम इधर भी क्या करेंगे, लाइन से इधर भी खींच देंगे। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, जैसे यहाँ पे तो हम केवल जो इधर खींचे हैं, यहाँ पे हमें केवल उत्तर लिखना है, जैसे उत्तर नंबर 1 हो गया, उत्तर नंबर 2 हो गया, तो इधर के जो रो में हमें केवल उत्तर लिखना है, प्रश्न तो लिखना ही नहीं होता, हमें उत्तर उत्तर लिखना है, तो इसलिए हम उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। और जो इधर का है, कभी कभी क्या होता है, जब कॉपी चेक करने वाले होते हैं तो वो जो नंबर देने की जगह ना होकर, तो इसीलिए नंबर क्या करते हैं, इधर भी दे देते हैं, तो इसीलिए इधर हम नंबर देने के लिए उनको जगह छोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे अब हम सवाल शुरू करने वाले हैं, तो जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे जैसे पहला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है और उसे पहचान कर लिखिए। जैसे कोई निम्नलिखित का जैसे यहाँ पे प्रश्न 1 और उसका है क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक गलत है, कोई कथन एक सही है और उसको पहचान कर लिखिए। तो पहला इसमें है माधव विलास नाभाबास दास की रचना है, तो ये तो गलत है, ये तो है ही नहीं, तो इसे इसको भी हम नहीं लिखेंगे। और दूसरा है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह की प्रसिद्धि कृति है, तो ये तो है, तो इसीलिए ये क्या है, अभी इसको भी हम रहने देते हैं। आप अगला देख लेते हैं, सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे, तो ये तो थे नहीं। और चौथा जो है जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना भी नहीं है। तो इसमें से जो सही है, तो सही हमारा क्या है, सेकेंड वाला यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय, जो उसका क्या है, रामधारी सिंह की प्रसिद्धि है, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे का, यानी कि जो का है, तो का पार्ट का क्या है, ये सेकेंड सही है। उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से क्या है, सेकेंड सही है, तो सेकेंड सही क्या था, वो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह की प्रसिद्ध कृति है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। और ऐसे ही ख पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, ख पार्ट में दिया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कृति दे रखा है और इसमें से किसी एक का हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है जो इसके रचनाकार हो। तो जो भी आपको इसमें से पता होगा, जिस कृति का लेखक का नाम पता होगा, तो उसको आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ख का मैंने लिख दिया, यहाँ पे ख का यहाँ पे पहला है प्रतिशोध का लेखक क्या है, मैथिली शरण गुप्त, तो यहाँ पे मैंने मैथिली शरण गुप्त लिख दिया है। तो यहाँ पे एक काम और करना होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क का पहला लिखा है, तो दूसरा लिखने के लिए हमें 2 लाइन छोड़ना है, यानी कि ये जो रेखाएं बनी हुई होती हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, 2 लाइन छोड़ना है। जैसे मान लिया कि ये हमारी कोई कॉपी है, तो यहाँ पे जब मैंने लिख दिया है, तो इसके बाद हमें 2 लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद हमें तीसरा शुरू करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, समझो कि 2 लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, उसके बाद हम ये शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे ही करके हम क्या कर दे, ख को भी लिख दिया और ग को भी ऐसे 2 लाइन छोड़ के लिख दिया है, और ग ख घ को भी ऐसे और अंग को भी ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न शुरू होने वाला है वो दूसरा होने वाला है, तो अब हम डालेंगे उत्तर नंबर 2, क्योंकि उत्तर हमें इधर ही डालना है, तो हम डालेंगे उत्तर नंबर 2। अब उत्तर नंबर 2, अब यहाँ पे उत्तर नंबर 2 लिखने से पहले जो यहाँ पे रो हम छोड़ेंगे, वो यहाँ पे हम 3 रो छोड़ेंगे। पहले तो हम 2 छोड़ते आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हम क्यों छोड़े, ताकि यहाँ पे जब कोई जो चेकर होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि जो सवाल सही उसको राइट कर देते हैं, गलत कर देते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, जो नंबर देते हैं वो कहीं यहाँ ऐड करके दे देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा 5 नंबर का ये सवाल था, 1 नंबर का, तो 5 नंबर यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे उसको जगह मिल जाता है, तो यहाँ भी नंबर दे सकते हैं और यहाँ पर भी दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर भी हम 2 लाइन छोड़े हैं, तो इसमें भी क्या है, जब हमारी कॉपी ज्यादा दूर दूर लिखे रहेंगे, तो यहाँ पर भी क्या है, हमें नंबर दे सकते हैं वो, तो इसीलिए हम इस प्रकार से कॉपी को लिखते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी मान लेते हैं, जो हम यदि कॉपी को फ्रेम करके ना लिखें, यदि रो एक एक छोड़ें, तो उसमें क्या होता है, जो कॉपी चेक करते जाते हैं और उसके ऊपर नंबर लिख देते हैं,
तो ऊपर नंबर लिखने से क्या होता है कि जब जोड़ते हैं वो तो उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसीलिए गलत जुड़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखेंगे जिससे कि साफ साफ दिखेगा भी और वो अच्छे से आसानी से जोड़ भी ले। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हम सवाल को कर देते हैं। और दूसरे क्वेश्चन शुरू करने के लिए हम उत्तर नंबर 2 डाले हैं और उसके बाद हमें क्या 3 लाइन छोड़नी है। 3 लाइन इसलिए छोड़नी है ताकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे हमने उत्तर चेक कर लिया एग्जामिनर, जब सारे चेक करके अब उसके दिमाग में जो आइडिया आया कि इसको इतना नंबर मिलना चाहिए, तो उतना नंबर यहाँ पर टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम नया जो क्वेश्चन शुरू करने के लिए हम यहाँ पे 3 लाइन छोड़ेंगे। तो नया क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी कवि एक किसी का नाम लिख दिया, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये है, चलिए अब हम आगे जान लेते हैं इसकी। तो ऐसे करके हमें उत्तर डाल के और यहाँ पे क जैसे मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे ख, तो ख क्वेश्चन में ये है कि प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपने पढ़ा होगा, उल्लेख कीजिए, तो 2 का किन्हीं का करना है, 2 का आप यहाँ पे कर देंगे और इसको करने के बाद भी हमें 2 लाइन ही छोड़ना है। और उसके बाद हमारे पास ग है क्वेश्चन कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपने छायावाद को पढ़ा होगा, तो उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो आपको 2 प्रमुख विशेषताएं लिख के यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो इसीलिए जब यहाँ पे अगला क्वेश्चन करना होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें अगला प्रश्न करना हो तो हमें 3 लाइन छोड़ना होता है। वैसे तो हार्डली हम 2 छोड़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमें नए क्वेश्चन की बात होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, 3 छोड़ेंगे। तो 3 छोड़ने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, उत्तर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे उत्तर नंबर चूंकि तीसरा है तो तीसरा लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। अब उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गद्यांश 2 दिए हैं, इनमें से किसी एक को करना है। तो पहला हमारे पास है कि उनके फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं और झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं और उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। तो अब रेखांकित अंश दे दिया यहाँ पे, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचर और कुलसित विचारों में कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते हुए कौन होगा जो तरस न खाएगा, और उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास क्या है, गद्यांश मिल गया है। और यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन इसमें ये करके पूछा है कि पहला इसमें क्वेश्चन कर दिया है ये यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा तो इसको, तो सबसे पहले आपने इसको हमें क्या लिखना है, संदर्भ। तो पहले डाल के यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे संदर्भ। संदर्भ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे संदर्भ लिखने के बाद क्या करेंगे, संदर्भ में क्या होता है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से और इसके लिया गया है और इसके कवि जो होंगे वही लिखा जाता है संदर्भ में। अब उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद दूसरा, पहला काम तो हमारा पूरा हो गया, संदर्भ लिख देंगे। और दूसरा काम हमारे यहाँ पे पूछा गया, दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे अब हमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम यहाँ पे हम संदर्भ लिख लेंगे, तो संदर्भ लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें केवल एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पे केवल एक लाइन छोड़ना है जाके, जिससे कि हमारी हेडिंग जो है वो हमारी क्या दिखे, सुंदर दिखे। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, दूसरी में रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे आप लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको भी हम क्या कर देंगे, आपके ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए, काला नीला पेन का इस्तेमाल करते हुए आपको हेडिंग डालनी होगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लाइन जैसा छोड़ा है, ऐसे ही आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे छोड़ना होता है। संदर्भ लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, बहुविकल्प जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे बहुविकल्प वगैरह वाले, तो उसमें तो हम 2-2 लाइन छोड़ते आ रहे हैं, 2-2, जिससे कि वो चेक करके एक नंबर दे सके, स्थान उनका पूरा पूरा मिल जा रहा है। और जब हमें नई क्वेश्चन शुरुआत करनी है
यदि नया ही उत्तर लिखना है तो उसमें हमें क्या करना है, 3 लाइन छोड़ रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे अब क्या है, संदर्भ चूंकि लिख रहे हैं, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल 1 लाइन की छोड़ रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि हमारी जो हेडिंग है वो सुंदर दिखे। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, हम यहाँ पे क्या कर दें, इसकी अंश की व्याख्या कर देंगे। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। और उसके बाद से तीसरा जो पूछा है, तीसरा है हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, तो आपने क्या, आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि कैसे प्राणियों का साथ में नहीं करना चाहिए। तो ये प्रकार से हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो ऐसे ही हम चौथा के लिए भी क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, 3 लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद हम उत्तर नंबर 4 डालेंगे। और उत्तर नंबर 4 डाल के हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, उत्तर नंबर 4 में हमें क्या दिया है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दो दे रखे हैं पदांश। पहला तो है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सी सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पैर पैजनी बाजती पीली कछोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथों ले गए माखन रोटी। तो पहला तो ये है, काम में तो ये दिया है पद, और दूसरे में भी दिया है हमारे पास, दूसरा भी है, क्योंकि हम पहला ही कर लेते हैं पहले। तो आपको जो आता होगा दूसरे में से कोई सा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमें क्या इसका करना है कि पहले तो इसका संदर्भ भी लिखना है, फिर इसका व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धूरी भरे से हमें क्या लिखना है, माखन रोटी, यहाँ तक का हम क्या लिख देंगे, चूंकि हम इसी का संदर्भ लिख रहे हैं और इसी का व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब लिखने के बाद हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक जो होगा उससे लिया गया है, और इसके कवि ये हैं जिनका नाम होगा वो लिख देंगे। तो व्याख्या आप कुछ ऐसे शुरू कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य के महान कवि रसगान जी यहाँ इस पद में श्री कृष्ण जी के बाल लीला का सुंदर वर्णन करते हैं। सुंदर उनके बाल लीला का क्या करते हैं कि वर्णन करते हैं। ऐसे करके हम क्या लिख देंगे, जितना आपने उसका व्याख्यान पढ़ा होगा उन सारी चीजों को उस पंक्ति में जितना आपने पढ़ लिया उसको सारा चीज यहाँ पे क्या करना है, व्याख्या में लिख देना है, उनकी व्याख्या पूरा कर देना है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो ऐसे ही अब हम अगला उत्तर शुरू कर देंगे, तो लिख लेंगे उत्तर नंबर 5। और उसके बाद भी चूंकि हम बार बार जब बताते आ रहे हैं कि 3 लाइन में छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ के हम लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे उत्तर नंबर 5, और इसका हम पहले प्रश्न जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला तो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, और दूसरा है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से आपको किसी का भी यदि जीवन परिचय याद होगा तो उसका आप जीवन परिचय लिख दीजिएगा। और ऐसे ही करके ख नंबर में है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का परिचय दीजिए और तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें लेखक का करना है, उसका जीवन परिचय देना है और रचना का नाम लिखना है। और दूसरा में क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पे कवि का जीवन परिचय देना है और उसको क्या करना है, रचना का नाम लिखना है। तो आप ऐसे भी करके क्या कर सकते हैं कि जीवन परिचय वहां पे लिख सकते हैं। तो जीवन परिचय लिखते समय जो उनका नाम होता है वहां हमें थोड़ा कॉमा में रखना देना चाहिए, और उसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन कर देना चाहिए, जिससे कि जो चेकर है उसका ध्यान वहां पे जाए और लगे कि आपने कुछ पढ़ा है और बढ़िया सा लिखा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 5वें क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि ये संस्कृत दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पार्ट क्या दूसरा पार्ट क्या है। तो ये आपने पढ़ा होगा संस्कृत, तो अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है और हिंदी में अनुवाद करके इसमें लिख देना है। तो आप ऐसे ही डालेंगे 3 लाइन छोड़ के उत्तर नंबर 6, और उसके बाद से आप क्या करते हैं, जितना आपने इसका हिंदी पढ़ा है वैसे ही आपकी हिंदी क्या कर देंगे, आप अनुवाद करके लिख देंगे। तो ऐसे करके आप छठवां क्वेश्चन है उसको भी आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे उत्तर नंबर 7, 3 लाइन छोड़ के। और उत्तर नंबर 7 लिखने के बाद हम यहाँ पे प्रश्न में है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो।
यानी जो हमारा पेपर होगा उसमें एक ऐसा श्लोक लिखना है जो उस पेपर में ना हो, पेपर में ना आया हुआ श्लोक लिखना है, तो वो हम श्लोक लिख देंगे। और उसके बाद हमें दूसरा ख नंबर में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि जब संस्कृत में क्वेश्चन पूछा है तो उसमें से कोई 2 का उत्तर दीजिए, वो भी किसमें देना है, संस्कृत में। तो आप ऐसे तो क डाल के तो आप वहां पे क्या लिख देंगे, श्लोक लिख देंगे आपने जो याद होगा। और उसके बाद 2 लाइन छोड़ के हमें लिखना है ख नंबर, यानी ख में हमें क्या करना है, ख में हमें देना है उत्तर किन्हीं 2 का। तो यही मान लो आप पहला का उत्तर दे रहे हो तो पहला का उत्तर आपने दे दिया यहाँ पे, और ऐसे ही 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे दूसरा का भी उत्तर आप दूसरा भी लिखो, दूसरा का उत्तर ऐसे आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 7वां भी हमारा जो प्रश्न है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और अगला है 8वां में क है, हास्य अथवा करूण रस की परिभाषा उत्तर सहित लिखिए। हास्य अथवा करूण रस आपने पढ़ा होगा, और तो इसका क्या करना है, परिभाषा सहित और उदाहरण भी लिखना है। इसका परिभाषा भी लिखना है और उसका उदाहरण सहित लिखना है। और ख नंबर में है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि उत्तर नंबर हम फिर डालेंगे, उत्तर नंबर 8। जब भी हम नया प्रश्न शुरू करेंगे तो उत्तर लिख के, यानी 3 लाइन छोड़ के तब हम उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, तो 8 में हमें क्या है, यहाँ पे क, तो क दिया है कि हास्य अथवा करूण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि हास्य लिख दो या फिर करूण लिख दो, करूण रस लिख दो, लेकिन उसमें उदाहरण भी देना है और परिभाषा उसका लिखना है। और ख में हमें है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, यानी कि परिभाषा भी लिखिए और उदाहरण भी लिखिए। तो ख भी हम ऐसे लिख देंगे 2 लाइन छोड़ के। उसके बाद ग है कि रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, तो रोला और सोरठा में से किसी एक का हम क्या लिख दें, किसी एक छंद का परिभाषा लिख देंगे और उसका उदाहरण भी लिख देंगे। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, हम ग लिख देंगे तो हमारा उत्तर 8वां भी क्या हो जाएगा। यानी प्रश्न जो उसमें 8 होगा अभी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे फिर डालेंगे उत्तर नंबर 9। उस नंबर में 9 में क्या है, क है निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे पहला तो है अन, फिर दूसरा है सह, और तीसरा है अप, और चौथा है अभी, और 5वां है उप, और छठा है अध। तो इसमें से हमने 3 ले लिया है, कोई भी आप 3 ले सकते हैं और उसका बना सकते हैं। जैसे कि अप है तो अप में मैंने मान जोड़ दिया है, तो यानी अप क्या है, उपसर्ग है, यानी आगे से जुड़ रहा है, और उसमें मान जोड़ दिया तो क्या हो गया, अपमान हो गया। और अभी ऐसे भी था, उपसर्ग था, इसमें मान जोड़ दिया तो अभिमान हो गया। और उप भी था क्या, उपसर्ग, और इसमें मैंने जोड़ दिया कार, तो क्या हो गया, उपकार। तो इस प्रकार से मैंने का को सॉल्व कर दिया, क पार्ट इसका हो गया। अब ख पार्ट में इसकी ये है, ख पार्ट में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। प्रत्यय यानी जो पीछे से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे पहला है आई, और दूसरा है ता, और तीसरा है पन, और जो चौथा है वो है हट, और जो 5वां है वह त्व। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, दूसरा ले लिया है निर्भीक, निर्भीक ता ले लिया है तो उसमें लिख दिया है निर्भीक, और पीछे से जो जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो गया, ता, तो निर्भीकता हो गया है। और ऐसे ही गुरु लिख लिया है मैंने, त्वा को क्या बना दिया है, गुरुत्व। इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। और इसका ग पार्ट में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। पहला है कनकलता, और दूसरा है सप्त सिंधु, और तीसरा है सीतापड़ी, और चौथा है उत्थान पतन, और तीसरा है यशाशक्ति। तो आपने समास विग्रह पढ़ लिया होगा, और इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इसका समास विग्रह भी कर सकते हैं। और घ में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्समक रूप लिखिए। तत्समक रूप इनका लिखना है, पहला है कि आंख, और दूसरा है धान, और तीसरा है पत्थर, और चौथा है चना, और जो 5वां है वो है ऊंट। तो इनमें से एक सबका क्या करना है, किसी 2 का हमें तत्सम रूप लिखना है, तो वो भी आप क्या सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे अंग वाला भाग है, यहाँ पे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये तो सारी चीजें आपने पढ़ लिया होगा, तो लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। तो इसीलिए इसमें भी क्या है, पहला है सूर्य, और दूसरा है कमल, और तीसरा है अग्नि, और चौथा है विद्युत, और 5वां है मोर। तो इसमें से सब क्या करना है कि किन्हीं 2 का 2 क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो ये भी आप क्या करेंगे, आपको पता होगा, ये भी आप लिख लेंगे। ऐसे करके जो हमारा प्रश्न नंबर 9 होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम डालेंगे उत्तर नंबर 10। तो उत्तर नंबर 10 में क्या है हमारे पास कि
निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। पहला में है वन प्लस ओकस, और दूसरा में है महा प्लस औदार्य, और तीसरा में है मात्र प्लस आकृति, और चौथा है अति प्लस अंत। तो ये सब में भी आपको कोई ना कोई तो आता ही होगा, जैसे कि आपने पढ़ चुके हो, तो आप इसको भी कर ले जाएंगे। तो ऐसे हम 10 का उत्तर लिख देंगे, यहाँ पे का पहला दूसरा कर देंगे। और ख पाठ में है निम्नलिखित शब्दों की तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति द्विवचन में रूप लिखिए। तो आप इसको भी विभक्ति वगैरह पढ़े लिए होंगे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके। तो पहला यहाँ पे है मधु अथवा नदी, मधु अथवा नदी में किसी का भी लिख सकते हैं। और दूसरा है युष्मद अथवा दत्त, तो इसमें से आप किसी का भी लिख सकते हैं। और ग पाठ में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष अथवा वचन का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक में से आप कर सकते हैं। पहला है पस्मेय, और दूसरा है पक्षस्थ, और तीसरा है हसाम, और चौथा है दृष्टस्थी। इसमें से किसी का भी आप क्या कर सकते हैं, किसी एक का उसका पुरुष लकार और सब सारी चीजें उसको जो पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, उसके अनुसार आप उसको भी बता सकते हैं। और घ में है हमारे पास निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी कि दो हमारे पास कोई वाक्य है, उसका हमें क्या करना है कि इसमें से संस्कृत में अनुवाद करना है। तो उसको भी आपने अनुवाद पढ़ा होगा, उसको भी आप कर सकते हैं अनुवाद, ऐसे करके आप लिख देंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रश्न 11। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर नंबर 11, 3 लाइन छोड़ के लिखेंगे उत्तर नंबर 11। और उसमें भी क्या दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, और तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, और चौथा है राष्ट्रीय एकता। तो आपको इसमें से किसी एक पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। इस पे आप बीच में से कोई पंक्ति भी लिख सकते हैं, जिसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, जिससे चेकर का ध्यान वहां पे जाएगा, यानी कि वो आकर्षित करेगा चेकर को, और चेकर उससे प्रभावित होकर आपको मार्क्स देगा। तो इस प्रकार से आप करते हैं कि आप इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे 3 लाइन छोड़कर हमने उत्तर नंबर 12 डाल दिया। तो उत्तर नंबर 12 डाल दिया। अब प्रश्न में क्या हमारे पास 12 प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्न है, उसमें से किसी एक का उत्तर देना है। क्योंकि खंड काव्य क्या होते हैं, अलग अलग जिलों के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बहराइच से हूँ, तो हमारे खंड काव्य में क्या है, मेवाड़ मुकुट है। तो मेवाड़ मुकुट में 2 क्वेश्चन दिया गया है, ए और 2 मतलब ए और बी करके। तो पहला में है मेवाड़ मुकुट काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भामाशाह क्या है, जो 7वें सर्ग में है भामाशाह, तो इसलिए भामाशाह का पूरा सचित्र वर्णन करना है। और दूसरा ये है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के 4th सर्ग की कथा का सारांश लिखिए। तो 4th सर्ग का सारांश लिखना है। तो इस प्रकार से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं खंड काव्य के आधार पे। तो दोस्तों, हमें जितनी सारी चीजें मैंने बताया कि पेपर कैसे लिखें, और पेपर को ऐसे लिखेंगे आप, तो बहुत ही आपका पेपर बहुत देखने में सुंदर दिखेगा, और चेकर को एट्रैक्टिव करेगा। चेकर जो होंगे वो क्या करेंगे, आकर्षित होकर आपको नंबर देंगे, और इस प्रकार से लिखने से आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।